हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले क्रेमर नियम। बोर्ड के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक सवाल आ सकता है इस बार। ठीक है, देखिए क्रेमर नियम क्या होता है, कैसे यूज होता है और कहाँ काम आता है। तो ये एक 3 समीकरणों वाला निकाय है। आप देख रहे हैं इसमें 3 अज्ञात राशियाँ हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो अब हमें वो एक्स वाई जेड ज्ञात करना है जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। पहले समीकरण को भी संतुष्ट करता है, दूसरे को भी करता है और तीसरे को भी करता है। वो एक्स वाई जेड का मान निकालना है, वही इस एक्स वाई जेड इस समीकरण निकाय का हल होता है। ठीक है, तो ये हम किसकी मदद से ज्ञात करेंगे? क्रेमर नियम की मदद से ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो एक्स वाई जेड जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, उनका मान हम क्रेमर नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार काम करता है क्रेमर नियम। देखिए किस प्रकार से समीकरण निकाय को क्रेमर नियम की सहायता से हल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक सारणी बनानी है एक्स वाई जेड के गुणांकों से। ठीक है, बनाओ एक्स वाई जेड के गुणांकों से। तो एक्स वाई जेड के गुणांक क्या क्या हैं? A1 B1 C1। तो ये तो पहली पंक्ति में आ जाएंगे, A1 B1 C1। ठीक है, यहाँ क्या है एक्स वाई जेड के गुणांक? A2 B2 C2 दूसरे समीकरण में, तो ये दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे, A2 B2 C2। और तीसरे समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक क्या हैं? A3 B3 और C3। तो ये तीसरी पंक्ति में आ जाएंगे, A3 B3 C3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपको एक सारणिक बना लेनी है। किसकी मदद से? एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं उनकी मदद से। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि 3 समीकरणों वाला निकाय है तो कुल इस प्रकार की 4 सारणिक बनेंगी। ठीक है, और 2 समीकरणों वाला निकाय है तो कुल 3 सारणिक बनेंगी। ठीक है, पहले मैं 3 समीकरणों वाले निकाय की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कुल 4 सारणिक बनेंगी। एक अपन ने बना ली, किसकी मदद से बना? ये सारणी किसकी मदद से बनेगी? एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना ली। इस प्रकार से मान लिया इस सारणी का मान कितना है? डेल है। ठीक है, इस सारणी को बना लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, मान लिया इसका मान कितना है? यहाँ डेल है। ठीक है, दूसरी सारणी कैसे बनेगी? जो आपने ये पहली सारणी बनाई है एक्स वाई जेड के गुणांकों की मदद से, इस सारणी के पहले स्तंभ को, मतलब इस वाले स्तंभ को RHS में जो मान है उनसे रिप्लेस कर दो। तो देखो आपके पास क्या सारणी आ जाएगी? पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करना है, कर दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? D1 D2 D3। बाकी दोनों स्तंभ वही रहेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले सारणी तो किसकी मदद से बनेगी? एक्स वाई जेड के गुणांकों से। फिर अगली सारणी कैसे बनेगी? जो पहली सारणी बनी है उसके पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर देना है, बाकी दोनों स्तंभ वही रहेंगे। तो इस प्रकार ये दूसरी सारणी आ गई, इसका भी मान निकाल लेना। मान लिया इसका मान कितना आता है? डेल 1 आता है। ठीक है, तीसरी सारणी कैसे बनेगी? जो पहली सारणी है उसके, अब यहाँ तो किसको किया था? पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस किया था, अब दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली सारणी कैसे बनानी है? जो पहली सारणी है उसके दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर दो। ठीक है, बाकी पहला और तीसरा स्तंभ वही रहेंगे। तो इस प्रकार आपकी तीसरी सारणी आ जाएगी। देखो पहला स्तंभ तो वही रहेगा, A1 A2 A3। दूसरा स्तंभ RHS के मानों से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या जाएगा? D1 D2 D3। और तीसरा स्तंभ भी वही रहेगा, C1 C2 C3। इस प्रकार आपकी एक और सारणी बन जाएगी। इसका मान निकाल लेना। मान लिया इसका मान आता है डेल 2। ठीक है, एक और सारणी बनानी है, वो कैसे बनेगी? जो ये पहली सारणी है इसके तीसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर देना। ठीक है, पहला और दूसरे स्तंभ वही रहेंगे जो पहली सारणी में है। तो देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3
और अब कौन सा स्तंभ रिप्लेस करना है, तीसरा स्तंभ रिप्लेस करना है RHS के मानों से, D1 D2 D3, और इसका सारणी का मान निकाल लेना। मान लीजिए सारणी का मान कितना आता है, डेल 3 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपको जब 3 समीकरणों वाला निकाय देगा और कहेगा कि इस समीकरण निकाय को क्रेमर नियम की सहायता से हल करो, मतलब वो XYZ ज्ञात करो जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, तो क्रेमर नियम इस प्रकार काम करता है। इसमें कुल 4 सारणिक बनेंगी, 3 समीकरणों वाला निकाय तो कुल 4 सारणिक बनेंगी। किस प्रकार से, सबसे पहले सारणिक तो बनेगी XYZ के गुणांकों से, ठीक है। फिर वो जो पहली सारणिक है, जब आप उसके पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करोगे तो आपके पास दूसरी सारणिक बन जाएगी। जब आप उस पहली सारणिक के दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करोगे तो आपके पास तीसरी सारणिक बन जाएगी, और जब आप पहली सारणिक के तीसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करोगे तो आपके पास चौथी सारणिक बन जाएगी। ठीक है, इन चारों सारणिक के मान निकाल लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कर लोगे। अब आगे देखो, यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 है, जो आपने पहली सारणिक बनाई उसका आप मान निकालोगे। ठीक है, यदि उसका मान कितना आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, चाहे फिर वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब है कि समीकरण निकाय जो आपको ये दिया गया है, ये जो आपका समीकरण निकाय है, इसका अद्वितीय हल विद्यमान है। कैसा हल विद्यमान है, अद्वितीय हल विद्यमान है। ठीक है, कब कहोगे ये बात, जो पहली सारणिक है मतलब डेल, इस सारणी का मान है डेल, यदि डेल क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मतलब होगा कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है। अब आप पूछ सकते हो अद्वितीय हल का मतलब एक ही XYZ ऐसा है जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो जब डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है। अब उस हल को आप ज्ञात करोगे, मतलब वो XYZ को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो देखो क्या सूत्र रहेगा x ज्ञात करने का, तो x बराबर रहेगा डेल 1 अपॉन डेल। ठीक है, y बराबर होगा डेल 2 अपॉन डेल, और z बराबर होगा डेल 3 अपॉन डेल। ठीक है, वापस बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको 4 सारणिक बना लोगे, आप उन चारों सारणिकों के मान भी निकाल लोगे। ठीक है, अब यदि डेल का मान क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब जो पहली सारणिक बनाई है उसका मान निकालोगे और वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब होगा कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है। मतलब एक ही XYZ ऐसा है जो समीकरण निकाय को संतुष्ट करता है। फिर वो XYZ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि वो XYZ है क्या, जो तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। ये तो पता चल गया एक ही है XYZ ऐसा, तो वो XYZ अब ज्ञात करना है, तो उसके लिए फिर ये बाकी के भी मान निकाल लेना और फिर सूत्र लगा देना, x बराबर डेल 1 अपॉन डेल। ठीक है, y बराबर डेल 2 अपॉन डेल, और z बराबर डेल 3 अपॉन डेल। ठीक है, ये XYZ आपके पास आ जाएंगे जो इस समीकरण निकाय इन तीनों समीकरणों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, मतलब इस समीकरण निकाय का क्या है, हल है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा था 3 समीकरण वाले निकाय को क्रेमर नियम से हल करना। ठीक है, वहाँ कुल कितनी सारणिक बननी थी, 4, डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जब 2 समीकरणों वाला निकाय दे, यहाँ देखो आप कितने समीकरण है, टोटल 2 ही समीकरण है, और अज्ञात राशियाँ कितनी हैं, 2 ही हैं, x और y। तो जब 2 समीकरण वाला निकाय दे और उसको क्रेमर नियम से हल करना हो, तब स्टूडेंट्स टोटल 3 ही सारणिक बनेंगी। ठीक है, देखिए कैसे, एक तो वही डेल, कैसे बनेगी डेल, एक्स वाई के गुणांकों से। तो डेल में क्या जाएंगे, इधर तो आ जाएगा a1 b1 और इसमें आ जाएगा a2 b2। ठीक है स्टूडेंट्स, बता रहा हूँ जब मैं 2 समीकरणों वाला निकाय दे और क्रेमर नियम से आपको उसको क्या करना हो, हल करना हो, तो सबसे पहले आपको सारणी बनानी है डेल बराबर किससे, एक्स वाई के गुणांकों से, a1 b1 a2 b2। ठीक है, अब आप बनाओगे दूसरी सारणिक डेल 1, वो कैसे बनाओगे, जो ये डेल सारणिक बनाई है इसके पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर देना, c1 c2, और दूसरा स्तंभ यही रहेगा b1 b2। ठीक है, और उसके बाद एक और सारणिक बनाओगे डेल 2,
इसके लिए क्या करना, जो ये पहले सारणी का डेल, इसके पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस किया था तब तो डेल 1 बन गई थी। अब दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस कर देना, पहला स्तंभ वही रहेगा, तो आपके पास डेल 2 बन जाएगा, A1 A2 और यहाँ जाएगा C1 C2। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी जब हमने 3 समीकरणों वाला निकाय लिया था तो डेल कैसे बनी थी, वही XYZ के गुणांकों से। डेल 1 कैसे बनी थी, वो जो डेल था उसके पहले स्तंभ को हमने RHS के मानों से रिप्लेस किया था। डेल 2 के लिए डेल के दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस किया था। और डेल 3 के लिए डेल के तीसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस किया था। इस प्रकार वहाँ कुल 4 सारणी बनी थी। जबकि 2 समीकरणों वाले निकाय होगा तो मेथड तो वही है, तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ कुल कितनी सारणी बनेंगी, 3 सारणी बनेंगी, वही डेल XY के गुणांकों से। ठीक है ना। तो यहाँ हमको 2 ही स्तंभ मिलते हैं, इसलिए 2 ही सारणी को और बन पाएंगी, डेल 1 और डेल 2। डेल 1 कैसे बनेगी, डेल के पहले स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करने पर। और डेल 2 कैसे बनेगी, डेल के दूसरे स्तंभ को RHS के मानों से रिप्लेस करने पर। ठीक है। तो यहाँ कुल 3 सारणी बनेंगी। ठीक है। तो जब 2 समीकरणों वाला निकाय दे तो और क्रेमर नियम से उसको हल करना हो तो इस प्रकार से 3 सारणी बना लेना, एक तो डेल, एक डेल 1 और एक डेल 2। ठीक है, बना लोगे और इनके मान निकाल लेना। डेल का मान क्या, इस सारणी का मान निकाल लेना, इसका मान निकाल लेना, इसका मान निकाल लेना। तो देख लेना डेल का मान कितना आता है, डेल 1 का मान कितना आता है और डेल 2 का मान कितना आता है। आगे मेथड वही है स्टूडेंट्स जो पहले बताया था, वही आपको देखना है कि यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 हो, डेल का मान आप निकालोगे। यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 हो, मान लो इसका मान आ गया, उदाहरण के लिए मान लो इसका सारणी का मान आपने निकाल लिया, आ गया मान लो 5, तो डेल का मान कितना है, 5 है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि ये जो समीकरण निकाय है इसका अद्वितीय हल विद्यमान है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है। ठीक है। मतलब एक ही XY ऐसा है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है और कोई XY ऐसा विद्यमान नहीं है। ठीक है। फिर अब हम उस X और Y जो इस समीकरण निकाय का हल है उसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कि वो XY का मान है क्या। ठीक है। तो वो कैसे ज्ञात होगा, उसके लिए फॉर्मूला लगा देना है, X बराबर डेल 1 अपॉन डेल और Y बराबर डेल 2 अपॉन डेल। ठीक है।